प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 6 की वर्कशीट का भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। अब ये भाग 2 है, इसमें हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। निम्न प्रश्नों के आधार पर जलीय एवं मरुस्थलीय पौधों की तुलना कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 3 बातें समझनी है: जलीय, मरुस्थलीय और पौधे। अब देखिए, जलीय का मतलब होता है जो जल में रहते हैं, उनको हम कहेंगे जलीय पौधे। जो जल में होते हैं, जैसे कमल है वो जल में होता है, ठीक है, वो जलीय पौधा है। जैसे हमारा हाइड्रीला है, हाइड्रीला भी एक जलीय पौधा है, वो भी जल में मिलता है। जैसे हमारा आइकोर्निया है, सेजिटेरिया है, वेलिस्नेरिया है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल में ही रहते हैं, जल में ही ये बड़े होते हैं, जल में ही इनका जन्म होता है। इनको तो हम कहेंगे जलीय पौधे। और मरुस्थलीय पौधे कौन से होते हैं? पहले तो आप समझ लीजिए, मरुस्थलीय में दो शब्दीय पौधे। मरुस्थल दो तरह के होते हैं। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैली रहती है, वो ठंडे मरुस्थल है। और जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होता है, वे गर्म मरुस्थल होते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे, हम यहाँ पर गर्म मरुस्थलों की बात करेंगे, जहाँ पर चारों तरफ रेत होता है या बंजर भूमि होती है, कुछ पैदा ही नहीं होता है, सिर्फ कुछ कंटीली झाड़ियाँ या फिर कुछ ऐसे पौधे जो अपने आप को उस बंजर भूमि में भी जीवित रख सकते हैं। तो ये होंगे मरुस्थलीय पौधे। अब देखते हैं हम इनको एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे जलीय पौधों की और इनकी जो प्रश्न पूछे गए हैं इन उत्तरों की। देखिए, इनकी जड़ें कैसी होती हैं और क्यों होती हैं। देखिए, जो जलीय पौधे होते हैं, या तो इनमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं, मतलब होती ही नहीं है, या फिर अल्प विकसित जड़ें होती हैं। अल्प विकसित का मतलब बहुत मामूली सी विकसित जड़ें होती हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो इनको विकसित जड़ों की तो ज़रूरत नहीं होती है, हर समय इनके पास पानी मौजूद है। तो विकसित जड़ें वे होती हैं जो पानी को किसी न किसी तरह से अवशोषित करती रहती हैं। तो पानी को अवशोषित करने के लिए हमें विकसित जड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पानी वाले पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, इनमें जब जड़ों की इतनी विकसित होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये हर समय पानी में ही रहते हैं, पानी तो इनके पास भरपूर होता है। तो इनकी जो जड़ें होती हैं, या तो इनमें अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं। आगे, मूल रोम की जगह इनमें मूल कोटरिकाएं होती हैं। मूल रोम का क्या काम होता है? मूल रोम वे होते हैं जो ज़मीन के अंदर से पानी को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। अब ये हर समय पानी में है, तो मूल रोम तो इनमें होते ही नहीं हैं। जो जलीय पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में मूल रोम नहीं होते हैं। इनकी जगह, मूल रोम की जगह पर क्या होती हैं? मूल कोटरिकाएं होती हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि ये उन जड़ों को थोड़ी सपोर्ट देती रहती हैं। आप ये समझ लीजिए। अब आगे, क्योंकि ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती है, हमने शॉर्ट रूप में लिखा है, आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। क्योंकि ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन्हें इन्हें जलीय पौधों को ज़्यादा जल की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कुछ विकसित जड़ें इनको ज़रूरत नहीं है जिससे कि ये पानी को अवशोषित कर सके। एक तो ये बात। दूसरी बात आपको समझनी है, कुछ पौधों की जड़ें हरे रंग की भी हो जाती हैं। जैसे सिंघाड़ा है, सिंघाड़े की जो जड़ें होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और ये हरे रंग की जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं। आपको ये भी याद रखना है, कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें हरे रंग की भी होती हैं, और वो जड़ें ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। उदाहरण में आप बताएंगे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा की जड़ जो है वो हरे रंग की होती है। अब देखते हैं जलीय पौधों की पत्तियों के बारे में बात करते हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, क्यों होती हैं? पहली बात तो ये, इनकी पत्तियां कटी फटी होती है, रिबन के जैसी होती हैं, ठीक है, ताकि पानी में आसानी से इधर उधर हो सके। देखिए, मान लीजिए पानी बह रहा है और पत्तियां अगर कटी फटी होंगी तो वे आसानी से हिल डुल करके इधर उधर हो जाएंगी, और अगर वो कटी फटी ना होती तो वो टूट भी सकती हैं पानी के बहाव में। दूसरा, इनकी पत्तियों चिकनी होती हैं, इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं ताकि गल ना सके। इनकी पत्तियों पर मोम जैसी परत पाई जाती है ताकि वो पानी में सड़ ना सके, गल ना सके। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पत्तियों पर मोम जैसी परत क्यों होती है, तो आप बताएंगे अगर मोम जैसी परत नहीं होगी तो वो गल जाएंगी। मोम जैसी परत उनके ऊपर रहती है, इसलिए वो सुरक्षित रहती है। दूसरा, इनकी पत्तियां पानी के ऊपर ही फैली रहती हैं जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकें। इनकी पत्तियां ये भी है, और वो चौड़ी होती हैं, इनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी भी होती हैं जिससे कि वो पानी में डूब न जाएं। ये बात आप इनमें अलग से बता सकते हैं। अब देखते हैं इनका तना कैसा होता है। देखिए, जो जलीय पौधे होते हैं, इनका जो तना होता है वो कोमल होता है, लचीला होता है, पतला होता है, ताकि पानी के साथ आसानी से इधर उधर हो सके। देखिए, अगर मान लीजिए इनका
जो तना है अगर वो कोमल है तो वो पानी के साथ आसानी से इधर उधर हो सकता है, जैसे जैसे पानी चलेगा वो भी इधर उधर हिल डुल सकता है। अगर कठोर तना हुआ तो कठोर तना तो पानी के बहाव में टूट जाएगा, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहेगा और पानी के बहाव में वो टूट सकता है। तो हमने लिखा भी है कठोर तना टूट जाएगा, यही बात आपको बतानी है। तो इनका तना कैसा होता है? कोमल, लचीला, पतला, ताकि पानी के साथ आसानी से इधर उधर हो सके। अब देखते हैं कुछ इसके उदाहरण। उदाहरण तो आप बता सकते हैं, जैसे आइकोर्निया है, हाइड्रिला, कमल, सेजिटेरिया, वेलिस्नेरिया, ये जलीय पौधों के उदाहरण हैं। जलीय पौधे मतलब जो जल में पैदा होते हैं। अब देखते हैं हम मरुस्थलीय पौधों की बात करते हैं। मरुस्थलीय पौधों के लिए देखिए, अब जो मरुस्थलीय पौधे हैं, अब पहले बात करेंगे हम इनकी जड़ों की। देखिए इनकी जड़ें कैसी होती हैं। मरुस्थलीय पौधों पौधों की जो जड़ें होती हैं वो विकसित जड़ें होती हैं। और मरुस्थल में आपको पता है पानी की बहुत कमी रहती है। यहाँ हम गर्म मरुस्थल की बात कर रहे हैं। ऐसी भूमि, बंजर भूमि, रेतीली भूमि जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। या बहुत ही बंजर भूमि है जहाँ पर पानी बिल्कुल ही ना हो, बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर पानी हो, उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए इनमें जड़ें विकसित होती हैं और ये विकसित जड़ें पानी की खोज में ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक चलती जाती हैं, बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जहां भी इन्हें पानी मिलता है ये वहीं तक पहुंच जाती हैं, ये खोजती रहती हैं पानी को। और इनके साथ साथ इन जड़ों पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम होते हैं, इनको मूल रोम को जहाँ से भी थोड़ी बहुत ही नमी मिलती है ये वहीं से ही उस नमी को अपने अंदर सोखने लगते हैं। ये होती हैं मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की विशेषता। ये बहुत गहराई तक जाती हैं, विकसित जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों पर मूल रोम होते हैं और ये मूल रोम पानी को अवशोषित करते रहते हैं। दूसरी बात, अब ये जो इनके मूल रोम हैं, इनकी जड़ें हैं, इनकी जड़ों पर मूल गोप पाए जाते हैं। मूल गोप का मतलब है टोपी जैसी संरचना होती है जो इनको घर्षण से बचाती है। मान लीजिए जड़ अंदर फैल रही है और अगर घर्षण की वजह से वो टूट गई तो टूट जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा। तो प्रकृति ने ऐसी इनको विशेषता दी है कि इनकी मूल गोप, इनकी जड़ों के जो मूल रोम है उन पर मूल गोप बना दी गई है, जिससे कि घर्षण से इनकी सुरक्षा भी होती रहे। अब मूल गोप की उपस्थिति, ताकि घर्षण के कारण मूल रोम या जड़ें जो हैं वो टूट ना जाए, इसलिए इन पर मूल रोम होती हैं। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनको विकसित किया गया है। इनकी जड़ें जो हैं विकसित क्यों हैं, आप बताएंगे विकसित क्यों हैं? क्योंकि पानी की खोज में ये अपने आप को धरती के अंदर फैलाती रहती हैं और इसलिए इनको विकसित रूप दिया गया है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित होती हैं ये जड़ें, ये बताएंगे आप। अब हम देखते हैं पत्तियाँ। अब इनकी पत्तियाँ कैसी होती है और क्यों होती हैं? देखिए जल जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो ऐसी जगह ही होते हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल ना के बराबर होता है। बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, लेकिन फिर भी इन पौधों की विशेषता है कि ये अपने आप को जिंदा रखते हैं। जल की कमी के कारण या तो पत्तियाँ गिर जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। या तो इनकी पत्तियाँ गिर जाएंगी या कांटों में बदल जाएंगी। अब आप पूछेंगे क्यों क्यों गिर जाएंगी? अगर मान लीजिए इनकी पत्तियाँ नहीं गिरेंगी तो क्या होगा, इनका जो थोड़ा बहुत इनके अंदर पानी है वो भाप बन के उड़ता रहेगा। और अगर इनकी पत्तियाँ कांटों में न बदले तो जब धूप निकलेगी, धूप जब इनकी पत्तियों पर पड़ेगी तो जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता रहेगा और फिर ये जो पौधा है वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए इनकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, ताकि कांटों पर अगर सूर्य की रोशनी गिर भी रही है तो फिर पानी उसके अंदर से भाप बन करके ना निकले। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इनके जो रंध्र होते हैं, क्योंकि पत्ती के ऊपर रंध्र होते हैं, पत्ती इनकी कांटों में बदल गई, इनके जो रंध्र होते हैं वो तनों में वो अंदर धंसे रहते हैं, अंदर धंसे रहते हैं इनके जो रंध्र होते हैं, ताकि वो सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में ना आए। और अगर कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियां उन पर मौजूद भी हैं तो रंध्र जो होंगे वो पत्ती के नीचे वाली सतह पर पाए जाएंगे, जिससे कि वो सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में न आए। बस आपको ये बातें याद रखनी है कि ये जल की कमी जहाँ पर होती है वहाँ पर पैदा होते हैं। अब आगे देखिए, इनका जो तना होगा क्या वो कोमल मुलायम होगा, नाजुक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवा भी चलती है। अगर तेज़ हवा चलेगी, नाजुक कोमल तना होगा तो टूट जाएगा पौधा। इनका जो तना होता है वो मजबूत होता है,
काष्ठीय होता है, मजबूत होता है, काष्ठीय होता है, मजबूत तना, ताकि आसानी से टूट ना जाए, क्योंकि अगर कोमल होगा तो आसानी से टूट जाएगा। और इनके तने की एक विशेषता और है कि ये मांसल भी होता है। मांसल होता है तो ये जल का संग्रह कर लेता है। और हरा तना भी होता है। हरा तना इसलिए होता है ताकि ये अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर सके। इनका तना कैसा होता है? मांसल होता है, हरा होता है। हरा इसलिए होता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर पाए। मांसल इसलिए होता है ताकि अपने अंदर वो जल को संग्रहित कर ले। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम इनके कुछ उदाहरण, जैसे गवार पाठा, ये एक पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी, ये भी मरुस्थलीय पौधा है। तो आप इन उदाहरणों को याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया है, अब मरुस्थलीय और जलीय पौधों की विशेषताओं को इन प्रश्नों के आधार पर देखा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए इसको भी। निम्नलिखित पौधों के भागों को उनके कार्यों के साथ मिलाइए। सबसे पहले देखिए पत्ती। पत्ती क्या करती है? पत्ती भोजन का निर्माण करती है। तो पत्ती को आप मिलाएंगे, इसमें भोजन का निर्माण होता है। दूसरा देखिए तना। तना क्या करता है? ये पौधे को सीधा खड़ा रखता है। यह पौधों को सीधा और खड़ा रखने में मदद करता है तना। अब देखिए आप फूल को। फूल क्या करता है? ये पौधों का प्रजनन अंग है। जहाँ नर या मादा प्रजनन अंग होते हैं, ये फूल में होते हैं। अब देखिए फल। फल के अंदर होते हैं बीज। तो फल बीज की रक्षा करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फल जो है वो बीज की रक्षा करते हैं। अब इसको आप किससे मिलाएंगे? इससे। यह उस भाग की रक्षा करता है जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। ये काम किसका है? फल का है। अब देखते हैं हम जड़ को। जड़ को देखिए, जड़ का क्या काम रहेगा? जड़, यह पौधों को, इस पे यह जो जड़ है, इसमें पौधे मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। जड़ के माध्यम से ही ऐसा होता है। अब लास्ट में रह गया है हमारा बीज। अब बीज का क्या कार्य है? बीज को आप मिलाएंगे सबसे ऊपर वाले ब्लॉक से। इससे एक नया पौधा विकसित होता है। बीज से ही तो नया पौधा विकसित होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने इस प्रश्न को भी कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है? दिन 6 की वर्कशीट को सोल्व किया है, उसका हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।